नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू राय। झारखंड में आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्यरत सामाजिक संगठन विकास भारती के संस्थापक और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर अशोक भगत से विशेष बातचीत की हमारे संपादक संजय समर ने। बातचीत में उन्होंने झारखंड के आदिवासियों की वर्तमान व्यवस्था एवं प्रधानमंत्री मोदी पर खुलकर अपनी राय रखी। आइए सुनते हैं बातचीत में उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं झारखंड के गांधी कहे जाने वाले पद्मश्री डॉक्टर अशोक भगत। जनजातीय इलाका में इन्हें मदर टेरेसा से जोड़ा जाता है। मदर टेरेसा की तरह ये काम करते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि पद्मश्री तक पहुंचने में क्या क्या इन्हें करना पड़ा, समाज में कैसे जोड़े लोगों को। संघर्ष से मंजिल मिलती है, यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या कठिनाई आई आपको? मैं निम्रतापूर्वक एक तो आपसे निवेदन करूँगा कि पद्मश्री कोई मंजिल नहीं है, न हमारी चाहत है और न वहाँ पहुँचने की कोई इच्छा थी। तो आभूषण और पुरस्कार रास्ते में मिलते रहते हैं, हम लोग उसको स्वीकार करते आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पहुँचने का मतलब कि हमने करीब 1 लाख से ऊपर लोगों को रोज़गार से जोड़ा। 3 करोड़ आबादी से संपर्क, मैंने 3 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ आबादी से संपर्क हुआ हमारा। 1/3 आबादी के साथ संपर्क हुआ। कई इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हमने पहुंचाई। कृषि विकास के अनेक योजनाओं को, यानी खेती में जो आदिवासियों की रुचि खत्म हो रही थी, वो प्रोग्रेसिव ढंग से खेती करने लगे। वनों के संरक्षण में उनका हमने रुझान पैदा की। वृक्षारोपण करके फलदार वृक्षों के कारण से उनकी इनकम जनरेट कराई। महिलाओं की ताकत बढ़ी। शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। ये हमारी मंजिल है। और ये मंजिल 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव से शुरू करके आज हम झारखंड के 15,000 गाँवों में निरंतर काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि संघर्ष में क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं। संघर्ष में किन किन बातों का उलाहना सुनना पड़ा, लोग क्या क्या कहे, इस तरह से कैसे काम किए इन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ के लोग दीपक जलाना भी नहीं जानते ठीक से, रहन सहन भी ठीक से नहीं जानते। उन लोगों के बीच में आप कैसे अपने आप को स्थापित कर पाए? क्या क्या कठिनाइयाँ आई? आसान रास्ता नहीं था। एक बाहर के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश से आकर के जनजातीय क्षेत्र में समरस होना और उसको स्वीकार्यता बढ़ाना। अब कोई समाज आपको स्वीकार करे, आसान नहीं होता है। एक तो विश्वास जमाना, क्रेडिबिलिटी जमाना। दूसरा, जो स्थापित वहाँ नेतृत्व होता है वो कभी भी नहीं चाहता कि वो दूसरे कोई आके वहाँ अपना स्थान बनाए। उनसे संघर्ष होना। फिर जिन समाज के लिए आप जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो जो उनका शोषक वर्ग है वो आपके खिलाफ खड़ा होगा, उससे लड़ना। तो संघर्ष तो बहुत भयानक और भीषण रहा है। किस बड़े बड़े आदिवासी नेताओं ने, शिबू सोरेन तक ने हमारे खिलाफ रैली की, हमको भगाना है। बड़े बड़े तरह से षड्यंत्र हुए, मिसरियों ने किया, सरकारी तंत्र ने किया, लालू यादव ने किया, खुद किया लालू यादव ने, उनके तंत्र ने, उग्रवादियों ने किया। लेकिन एक दृढ़ होने, जो कई बार जो उपन्यासों में देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, आदिवासी इलाके में काम करने वाले की जो दुर्गति होती है, मान अपमान, मान के अपमान इतने झेलने पड़ते हैं, ह्यूमिलिएशन फील होता है, वो सारी बाधाएं जो नियमित ये प्रेशर देती थी कि आप छोड़ दो, चले जाओ। बाहर शक्तियाँ नहीं, अंदर से भी आवाज़ आती थी कि हम रोते थे, कहाँ फंसे इस सब काम में। लेकिन पुनः प्रातःकाल संकल्प शक्ति बढ़ती थी कि नहीं, हम विश्वास जितने हैं, हमें काम करना है, हम आगे बढ़ते हैं। अपने काम से अब तक आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, इतना भी कर पाएंगे ये हमें आशा नहीं थी, क्योंकि जब हम चले थे उत्तर प्रदेश से तो काफ़ी बड़े विद्वानों का जमात
हिंदी साहित्य के सब लोगों ने मुझे विदा किया। बहुतायत का मानना था कि बीच में छोड़ के भाग आएंगे, बहुतायत का मानना था आत्महत्या करने जा रहे हो। आज तक बहुत लोग, कम लोग रूरल डेवलपमेंट के इस तरह के आयाम में सफल हुए। बहुत एक दशक में कई जगह कई तरह से IIT वगैरह लोग गए, लेकिन भगवान की कृपा से 35-36 साल से लगातार काम करते रहना, ये बहुत बड़ी सफलता है। एक स्थान पर लगातार उसी स्थान को केंद्र मान के अपने व्याप को बढ़ाते रहना, क्षेत्र को बढ़ाते रहना, काम करते रहना, ये सफलता है। और सफलता के बाद थोड़ा मान सम्मान मिलता है, रिकग्निशन मिलती है। रिकग्निशन दो तरीके से मिलती है कि समाज में लोग आपको इज्जत देते हैं। दूसरा सबसे बड़ी रिकग्निशन होती है कि आपने जो प्रयोग किया है या प्रयोग के कारण सफलताएं मिली हैं, विकास के जो विकल्प खुले हैं, अगर वो लोग अपनाने लगें, समाज अपनाने लगे, सरकारें अपनाने लगें, स्वीकार करने लगें, प्रकारांतर से कहें न कहें, लेकिन हाँ जो बातें हम बोलते हैं उन बातों को सब अपनी तरह से इस्तेमाल जब करने लगते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ हुआ है। आपने झारखंड को ही क्यों चुना? नहीं, उस ज़माने में हम आपातकाल में जेलों में थे, सब संघर्ष करके बाहर निकले और लगता था कि हम समाज बदलने के लिए काम करने आए थे। और जिस विचारधारा के थे उस RSS के, उसमें सत्ता ही सब कुछ है, राजनीति है, ऐसा नहीं। समाज की सेवा और चैलेंजेस थे, नेशनल इंटीग्रेशन को जो हालत बना रखी थी नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, उनको हिंदुस्तान को ही कहना पड़ता था भाई मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो इससे जानबूझ के 2 तरीकों से, विदेशी षड्यंत्रों के कारण और कुछ अपने समाज की उपेक्षा के कारण, राजनीतिक अप्रोच की कमी के कारण, जंगलों और पहाड़ों में रहने वाला हमारा समाज था वो अपने से कटा हुआ महसूस करता था। और वो साफ टारगेट था अराजक ताकतों की, राष्ट्रीय ताकतों की, जो उनको भड़का करके देश में एक अस्थिरता पैदा करें। नेचुरली जो जिसको देश से प्रेम है, चैलेंज है, वो तो इनसे परिस्थितियों में इसको स्वीकार हम लोगों ने किया और उसमें से सहज बिहार स्टेट हम लोगों के नज़दीक लगा। बाद में झारखंड हुआ तो यहाँ आके देखा तो लगा कि यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम भाषा वगैरह की नहीं रहने वाली, हम लोग कम्युनिकेट कर लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल मस्ट है, आप संवाद कर लो जिस समाज में काम करना है। तो मुझे लगा यहाँ सहजता से कर सकते हैं, इसलिए झारखंड चुना है। आप JP आंदोलन के नेता भी रहे हुए हैं, तब की राजनीति या अब, या वो आंदोलन का क्या लाभ मिल पा रहा है अभी वर्तमान में? देखिए, आंदोलन ये एक अनावश्यक का उदाहरण है कि आज़ादी के आंदोलन से आज़ादी मिली, ठीक है, वो एक अचीवमेंट थी आज़ादी के देश को अपना देश बनाने का। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो JP ने शुरू किया था, तो उसमें समाज में परिवर्तन होते रहना चाहिए, यथास्थितिवाद नहीं रहना चाहिए, उसका एक आगाज था। व्यवस्था वैसे ही चलती रहे, प्रतिरोध न हो तो वो समाज जीवंत नहीं होता। तो एक आशा जगाई JP ने कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, और देखिए ना आज उसी का परिणाम है कि उसके गलत उदाहरण भी दिए जाते हैं कि इस आंदोलन से ये लोग है, लेकिन कहीं न कहीं आकर के उसी आंदोलन का एक परिणाम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम नरेंद्र मोदी ने खड़ी की। आदिवासी क्षेत्र में आप काम करते हैं, लगभग 35 वर्षों से संघर्षरत हैं, क्या अधूरी रह गई है अभी तक काम विकास के? देखिए, प्रारंभिक में क्या है, सबसे बड़ी भूल तो मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं बोलता हूँ। पंडित नेहरू के ज़माने में पंडित नेहरू के इंटेंशन पर शंका नहीं किया सकता है, लेकिन अप्रोच पर तो प्रश्न है। वैद्य रेलमिन की रिपोर्ट के आधार पर आदिवासियों को बारबेड वायर के किनारे ढक करके एक म्यूजियम बनाना चाहते थे। उनकी संस्कृति वो बची रहे, इसलिए वो लोग अलग थलग पड़े रहे। अब ये जो डेडलॉक था और आदिवासियों के अंदर जो विकास की ललक टूट रही थी, अपने हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, वैसे ही रहने दिया जाए भाव था, वो टूटा। उसके बारे में एक ओपिनियन बनी नहीं। हम चाहें ना चाहें, आदिवासी युवक घर से निकलेगा, लाइट बिजली पानी चाहेगा।
उसी प्रकार की जिंदगी चाहेगा जो समाज दुनिया में सब लोग जी रहे हैं, उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। अब इस अप्रोच को सरकारों को समझने में समय लगा, लेकिन इसकी जो आत्मा थी उस पर आम सहमति है कि गाँवों में ही गांव की नीति बनेगी, गांव का विकास होगा। ये जो गांव गणराज्य की बात की, आपने गांव स्वराज्य की बात कही, सुशासन की गांव में बात की। एक बार रामदास मुंडा से बातचीत हो रही थी तो बड़ा हमें बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया कि अशोक जी, जब एक बार ये बात यहाँ लागू हो गई कि गांव स्वराज, गांव में गांव की नीति चलेगी, तो वही पूरे देश में गांधी का ग्राम स्वराज्य लागू हो सकता है फार्मूला। तो देश बचाना है तो गांव को बचाना है, गांव को बचाना है माने गांव को तार से घेर के बचाना है, ऐसा थोड़ा ना है। गांव की जो मूल आत्मा है, पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक संवाद, मिलजुल के काम करना, मिलजुल की सहकारिता, कल्चर, अपनी संस्कृति को बनाए रखना, उसको बचाना जो उस पर संकट है आज, उसको कैसे हम उस आत्मा को पहचान के बचाए रखें, तभी होगा जब उनके हाथों में अधिकार और योजना बनाने की उनको विश्वास दिया जाएगा कि सरकार आप हो। यह विश्वास दिलाना, जैसे नरेंद्र मोदी ने बार बार कह रहे हैं कि मैं सेवक हूँ, सरकार आप हो, ये एक विश्वास जब बनना शुरू हो जाएगा तो आदिवासी क्षेत्रों में विकास किया और इसमें बहुत कुछ काम बात आगे बढ़ गई है। हालांकि एक बड़ा टसल है, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि या पॉलिटिशियंस भी नहीं चाहते, एमएलए नहीं चाहता कि उसको मुखिया को अधिकार मिल जाए। हैं चापाकल बनाना, पहले मुखिया लोग नहीं थे, सारा कुछ विधायक लोग करते थे। जब मुखिया लोगों का चुनाव कराया, उनके हाथ में पावर आई, तो भाई चापाकल तो बनाएंगे, तो एमएलए लोगों को दिक्कत होने लगेगी, भाई हम हारे कोटे। तो अधिकार जो होता है ना, जिसके पॉकेट में रहता है, वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन वो धीरे धीरे जाएगा नीचे। अब मुखिया लोग भी भ्रष्ट हो गए, तो अब वो उन पर उस गांव सभा के जब ताकतवर बनेगी तो ये सब ठीक हो गए। अंतिम बात बताएं कि आपका अगला ब्लूप्रिंट क्या है, खास करके आदिवासियों के विकास से संबंधित? देखिए, नहीं, मैं जब हम लोग आए तो हम लोग के यहाँ साथ में इंजीनियर थे, टॉप के टेक्नोक्रेट थे, सब थे। विकास का, समग्र विकास का कोई ब्लूप्रिंट नहीं बन सकता। उसकी जो साइड्स है वो बन सकती हैं, सड़क बना देंगे, बिजली बना देंगे, पानी दे देंगे, लेकिन विकास तो आदमी का होना है, मनुष्य का होना है। उसकी जो बाधाएं हों वो दूर हों, उसको अवसर समान रूप से मिले, ये सरकारों का काम है। तो अगला जो हमारी सोच है, जिस पर मुझे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद करने का मौका मिला, और मैं उस 20 कमेटी में से एक मेंबर हूँ, तो उस समय मैंने इस समय ये बात की गांधी जी के पर, और ये प्रधानमंत्री जी ने उसमें कहा कि मैं अशोक भाई जी को फॉलो करता हूँ और बहुत दिनों से जानता हूँ। तो अब ये बातें मन में है, मुझे लगता है आने वाले 10-20 सालों में तंत्र का नियंत्रण इतना कम होगा, और जो तंत्र जो काम करेगा, जैसे थाना जो है सेवक बन जाएगा, वो अट्रॉसिटीज नहीं करेगा, वीडियो शासक नहीं होकर सेवक बनेगा, गांव मजबूत होंगे, और ये आने वाले 10-20 सालों में मैं सपना देखता हूँ होगा ही। पद्मश्री डॉक्टर अशोक भगत ने कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और तंत्र को अपना काम करना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ मैं संजय समर, रांची।